तो दोस्तों, आज की कहानी में एक औरत 45 मिनट के लिए मरती है। उसके बाद में वो दोबारा से ज़िंदा होती है। और जब ज़िंदा होती है तो वो अपने रूप में, असली रूप में, जो उसकी खुद की आइडेंटिटी थी, उसमें वो ज़िंदा नहीं होती है। वो जगते ही, मतलब ज़िंदा होते ही, वो किसी और का जिक्र करती है कि मैं जो हूँ वो कोई और हूँ। तो आज की कहानी कुछ पुनर्जन्म से जुड़ी हुई एक हमारी बड़ी दिलचस्प कहानी है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप और आपके चाहने वाले एकदम स्वस्थ तंदुरुस्त होंगे। आप देख रहे हैं वारदात क्राइम स्टोरी। मैं हैरी आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी है इटावा के शरीफपुरा गांव से, जहां पर एक लड़की होती है जिसकी शादी हुई होती है। उस लड़की का नाम होता है सुमित्रा। सुमित्रा जब बचपन में अपने माँ बाप के घर पे थी तो इसके माँ बाप के सिर्फ एक ही संतान थी, जो कि सुमित्रा। अब गरीब परिवार से थी तो इसलिए पिता जो थे उनको काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा, यानी दिल्ली में जाके रोज़गार किया करते थे। और जो मदर है उनका देहांत हो गया था जब ये सुमित्रा बहुत छोटी थी तभी इनकी माँ का देहांत हो गया था। तो पिता भी पास नहीं रहते, तो इसलिए जो ताऊजी हैं इन्होंने इनको शिक्षा दी, मतलब इनको थोड़ा बहुत पढ़ाया। और उसके बाद में 13 साल की उम्र में इनका शरीफपुरा के जो जगदीश हैं उनसे इनकी शादी कर दी। अब जगदीश भी माली हालत से इतना बढ़िया नहीं था कि मतलब बहुत ज़्यादा ठीक हो या मिडिल क्लास हो, काफ़ी पुअर फैमिली से था। इसकी वजह से जगदीश को भी काम के सिलसिले में दिल्ली जाना पड़ा। सुमित्रा वही जिस तरीके से उसका बचपन बीता था कि मतलब अकेले, बिना माँ के, और वैसा ही अकेला उसका जीवन अब फिर से हो गया था। तो दिसंबर 1984 में सुमित्रा को एक बच्चा होता है। सब बढ़िया चल रहा था। अब सुमित्रा को भी मतलब जो अकेलापन है उसका एक तोड़ मिल गया था। सुमित्रा अपनी जो जीवन है उसको खुशी खुशी जी रही थी, बढ़िया चल रहा था सब कुछ। तभी अब चूँकि जो शरीफपुरा गांव है वहाँ पे, अब 70 के दशक की ये बात है, 1984, मतलब 80 से 90 के बीच की बात है। तो उस टाइम पे शरीफपुरा में ऐसी इलेक्ट्रिसिटी या पानी की सुविधाएं उतनी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से पानी लेने सुमित्रा को गांव के ही एक कुएं पे जाना पड़ता था। तो जो सुमित्रा है वो एक दिन ऐसे ही पानी भरने कुएं पे जा रही होती है। अच्छा, वो अपने बच्चे को बहुत प्यार करती थी। वो अपने बच्चे को कभी भी, मतलब जैसे जिन कामों में 2 हाथों की ज़रूरत है उनको अगर छोड़ दें तो बाकी वो हमेशा अपने बच्चे को अपने मतलब सीने से लगा के रखती थी। और हो भी क्यों ना, क्योंकि वही एक ऐसा माध्यम था जिसके ज़रिए वो अपने अकेलेपन को दूर किया करती थी, और वो बहुत प्यार करती थी उससे। अब सुमित्रा पानी लेने जा रही होती है कुएं पे। जैसे ही सुमित्रा कुएं पे पहुंचती है, बच्चे को साइड में सुला देती है, पानी निकालती है, घड़ा सर पे रखती है और चलने लगती है। जैसे ही सुमित्रा वापस लौट रही थी तभी एक चीख की आवाज़ जो है वो आसपास के लोगों ने सुनी। अब महिला के चीखने की आवाज़ है, लोग दौड़ के उधर की तरफ भाग के गए तो वहाँ देखते हैं कि सुमित्रा जो है वो खड़ी हुई है, एक हाथ ऊपर को किया हुआ है, एक हाथ से बच्चे को जकड़ा हुआ है, और जो घड़ा है वो मतलब ज़मीन पे गिर गया है, पानी फैल गया है। जो हाथ ऊपर कर रखा है उसकी जो उंगलियां हैं वो पीछे की तरफ हैं, और आँख जो हैं वो गोल गोल घूम रही हैं, और दांत जो हैं वो उनको किटकिटाने की आवाज़ आ रही है, और लंबी लंबी सांसें ले रही है। जैसे ही ये सब मतलब आसपास के लोगों ने देखा तो बड़े डर गए, क्योंकि इतना 80 के दशक में उस टाइम पे इतनी ज़्यादा एजुकेशन नहीं होती थी, तो लोग जो जादू टोने, इनमें ज़्यादा भरोसा, चुड़ैल और इनमें ज़्यादा भरोसा किया करते थे। लोगों को लगा कि कोई चुड़ैल वुड़ैल है और कोई चुड़ैल का साया आ गया या भूत वूत ने इसको पकड़ लिया है। तो लोग दूर ही रहते हैं, बस आवाज़ देते हैं, सुमित्रा सुमित्रा। सुमित्रा कुछ नहीं बोलती है। ये सेम फेज चलता है 5 मिनट तक। 5 मिनट बाद में सुमित्रा को होश आता है। अब वो अपने आप को घिरा हुआ पाती है, आसपास लोग हैं, लोग देख रहे हैं उसको एक टकटकी लगा के। सुमित्रा को समझ में नहीं आ रहा है, तो सुमित्रा को याद भी नहीं है कि हुआ क्या है। पानी का घड़ा है वो फैल गया है। तो अब सुमित्रा पूछती भी है कि क्या हुआ, लोग बताते नहीं हैं, लोग डरने लग जाते हैं।
तो उसके बाद में सुमित्रा घड़ा उठाती है, दोबारा पानी भरती है और वापस अपने घर आ जाती है। अब गांव में ये सब जो बातें हैं वो चालू हो जाती हैं कि भाई सुमित्रा को क्या हुआ था, ये वो। अब कुछ रोज़ बीतते हैं कि एक दिन सुमित्रा अपनी किचन में काम कर रही होती है। अब एकदम से उसकी जो सास है उसे दांतों के किटकिटाने की आवाज़ आने लगती है। सास जाके देखती है तो वही सेम सुमित्रा का वही रूप, हाथ दोनों ऊपर, उंगलियां पीछे, दांत किटकिटाना और आंखें घूमना और फिर ज़ोर ज़ोर से सांस लेना, पर बोलती कुछ नहीं है। सुमित्रा की सास भी डर जाती है, ससुर भी आता है, आसपास के लोग भी आते हैं। सुमित्रा फिर से उसी स्टेट में चली जाती है, लोग भी समझ नहीं पा रहे हैं। अच्छा, अब जब ये सब हो रहा था सुमित्रा को कोई कुछ नहीं बताता है। तो सुमित्रा को कोई कुछ नहीं बताता है, सुमित्रा पूछती भी है अपनी सास से कि माँ जी क्या हुआ था। सुमित्रा की सास कुछ नहीं बताती। अगले दिन चिट्ठी लिख देती है अपने जो बच्चे हैं उसके लिए, जगदीश के लिए, कि ऐसे ऐसे जो आपकी वाइफ है उसको कोई दौरा पड़ता है, तो आओ और आके जाके मतलब किसी वैद्य को दिखा के लेके आओ। होता भी यही है, जगदीश वापस आता है, आके सुमित्रा को लेके जाता है वैद्य जी के पास में। वैद्य जी बोलते हैं कि कुछ नहीं, गर्मी वगैरह की वजह से कुछ हो गया होगा। अब ये सिलसिला चलता रहता है। धीरे धीरे सेम ऐसे ही मतलब 15 दिन बाद में एक दौरा हो, उसमें ऐसे ही सुमित्रा अपना होश खो बैठे, सुमित्रा को पता नहीं। अब उसे पता तो लग गया था कि मेरे साथ क्या क्या होता है दौरे के समय में, लोगों ने बता दिया था। तो अब 16 जुलाई 1985 आ जाती है। 16 जुलाई 1985 को सुमित्रा एक बार फिर से उसी सेम मतलब जो गेस्चर है उसमें चली जाती है। सुमित्रा अब की बार कुछ बोलती है कि मैं जो हूँ वो 3 दिन बाद मर जाऊँगी, और कुछ नहीं बोलती है। वही आँख घूमना, हाथ पीछे हाथ ऊपर, उसके बाद में उंगलियां पीछे, दांत किटकिटा रही है, तेज़ सांस ले रही है। तभी वो बोलती है कि मैं 3 दिन बाद मर जाऊंगी। तो उसके बाद में वो जब नॉर्मल होती है तो पति बोलता है कि तुमने पता है आज तुमने कुछ बोला था। बोली कि क्या। अब पति उसे बता देता है कि तुमने ये बोला था कि तुम 3 दिन बाद में मर जाओगी। तो अब 3 दिन तक अब जो सुमित्रा है, सुमित्रा के जो पति हैं और सास ससुर हैं वो थोड़े कॉशियस हो जाते हैं कि अच्छा ठीक है 3 दिन की बात है, कहीं ऐसा ना हो 3 दिन में ही मर जाए, मतलब कभी मर सकती है 3 दिन में। तो 3 दिन तक उससे कोई काम नहीं कराया जाता है। ना आप खाना बनाओगी, ना आप घर के बाहर जाओगी, कुएं पे पानी लेने नहीं जाओगी, क्योंकि हो सकता है कि कुएं पे पानी लेने जाओ, पैर फिसल जाए, गिर जाए। खाना बना रही हो, गलती से आग लग जाए, तो ऐसा कोई भी काम नहीं करोगी जिसमें मतलब जान जाने का रिस्क है। तो सुमित्रा 3 दिन अपने घर में बढ़िया से रहती है। 16 गुजर जाता है, 17 तारीख भी गुजर जाती है, 18 भी गुजर जाती है, और 19 को सुबह भी सब नॉर्मल रहता है, दोपहर को भी सब नॉर्मल रहता है। शाम के वक्त सुमित्रा सोचती है कि अच्छा ये ऐसे ही, अब लोगों को भी लगने लगा है कि बस ऐसे ही इसने दौरे में कुछ बोल दिया था, इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। सुमित्रा भी यही सोच रही थी। तो उसने शाम के वक्त जब हल्की सी शाम हो चुकी होती है तो वो क्या करती है कि अच्छा चलो ठीक है, यहाँ घुटन सी हो रही है, बाहर निकलते हैं, ज़्यादा बाहर भी नहीं जाऊँगी, गेट पे ही खड़ी रहूँगी, वहाँ पे ठंडी हवा लेती हूँ। अब जब सुमित्रा अपनी गेट पे खड़ी रहती है, उस टाइम पे उसकी एक जो पड़ोस की जो मतलब मित्र थी, यानी कोई सहेली, वो वहाँ से गुजर रही होती है। सुमित्रा उसको देखती है तो अब चूँकि औरतों का रहता है कि वो बात करने लग जाती है उससे। अब बात करती रहती है। अच्छा, ये दोस्त को भी पता है कि इसके 3 दिन की जो मौत की भविष्यवाणी सुमित्रा ने करी है, उस बारे में भी मतलब इसको दोस्त को पता रहता है। तो ये आपस में इधर उधर की बातें कर रहे होते हैं। तभी सुमित्रा एकदम से बोलना बंद कर देती है, एकदम स्टैचू टाइप खड़ी हो जाती है। अब सुमित्रा की जो दोस्त है वो उससे लगातार बात करे जा रही है, सुमित्रा कोई जवाब नहीं दे रही है। तो सुमित्रा को उसने हिलाया डुलाया, सुमित्रा को आवाज़ भी दी, सुमित्रा कुछ बोल भी नहीं रही है, एकदम स्टैचू जैसे खड़ी हुई है, हिलाने डुलाने पे हिल डुल भी नहीं रही है।
और मतलब जब वो हिला डुला रही है तो गिर भी नहीं रही है। अब सुमित्रा की दोस्त ने उसको बार बार आवाज़ें दी, सुमित्रा सुमित्रा सुमित्रा, कुछ नहीं बोल रही है। तो वो चिल्लाने लगती है। अब जैसे ही ये चीख पुकार की होती है तो सुमित्रा के जो पति है, सास ससुर है, ये भाग के आते हैं, आस पड़ोस के लोग भी आते हैं। तो वो भी देखते हैं कि सुमित्रा कुछ बोल नहीं रही है, एकदम खड़ी है। अच्छा, आज इसने हाथ जो हैं वो ऊपर नहीं कर रखे हैं, दांत नहीं किटकिटा रही है, कुछ नहीं कर रही, एकदम शांत खड़ी हुई है। तो वो भाग के जाते हैं वैद्य जी के पास में, वैद्य जी को बुलाने। अब जब वो वैद्य जी को लेके आते हैं तो वैद्य जी उनको जैसे तैसे सुमित्रा को मतलब लिटाते हैं। लिटाने के बाद उसकी नब्ज चेक करते हैं तो पता लगता है कि वैद्य जी बोलते हैं कि सुमित्रा अब नहीं रही है, मतलब सुमित्रा मर चुकी है। तो बड़ा सदमा लगता है कि ये तो 3 दिन की जो बात सुमित्रा ने कही थी वो तीसरे दिन की सच में मौत हो गई। तो अब जो अंतिम संस्कार की जो तैयारियां हैं वो शुरू होती हैं। तो सुमित्रा को वो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से मतलब श्रृंगार किया जाता है, ये सब चल रहा होता है। इधर अर्थी तैयार हो रही होती है, गांव के सब लोग इकट्ठे हैं कि भाई मतलब जो शोक जताने के लिए आए हुए हैं। तभी जिस रूम में सुमित्रा का श्रृंगार चल रहा होता है उस रूम से एक औरत चीख कर बाहर निकलती है। अब जब औरत चीख कर बाहर निकलती है तो लोग क्यूरियोसिटी की वजह से वहाँ जाके देखते हैं कि भाई ये ऐसा क्या है। तो वो औरत बाहर आके बोलती है कि मैंने सुमित्रा को आंखें टिमटिमाते हुए देखा। लोग उसकी बात पे यकीन नहीं करते कि नहीं तेरा वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तभी जब उससे लोग बात कर रहे थे तभी एक दूसरी औरत और चीख कर बाहर निकलती है, बोली मैंने सुमित्रा को हाथ हिलाते हुए देखा है। तो वहाँ जो और औरतें मौजूद थीं वो भी बोली कि हाँ, आंख भी टिमटिमाई थी इसने और हाथ भी हिलाए थे। तो लोग जो हैं वो दौड़ के जाते हैं और वैद्य जी को बुला के लेके आते हैं। वैद्य जी आकर नब्ज वगैरह टटोलते हैं और बोलते हैं कि चमत्कार हो गया, सुमित्रा जिंदा है। अब चूँकि ये सब में कुछ लोग उसकी हवा करने लग जाते हैं, कुछ लोग उसके मतलब हाथ पैर दबाने लग जाते हैं सुमित्रा के कि भाई मतलब, और साथ के साथ चमत्कार की जो बातें हैं वो आसपास फैलने लग जाती हैं। बोले कि सुमित्रा जिंदा हो गई, जिंदा हो गई। अब जब सुमित्रा को जैसे ही होश आता है तो इधर सुमित्रा का पति दौड़ के आता है, सुमित्रा के आसपास खड़ा हो जाता है। तो जब जैसे ही सुमित्रा को होश आता है तो वो एकदम से चौंक कर खड़ी हो जाती है। बोली कौन हो आप लोग? इधर वो पति है, वो बोलता है कि मैं तो सुमित्रा आपका पति हूँ, जगदीश हूँ मैं। बोली कौन जगदीश? मैं किसी जगदीश को नहीं जानती। और लोग हैं सुमित्रा की दोस्त जिसके सामने वो मरी थी, जिसके साथ में उसने दम तोड़ा था सामने ही, उसको नहीं पहचानती है, सास ससुर को नहीं पहचानती है, अपने बच्चे को नहीं पहचानती है। तो बड़ा अजीब लोगों को लगा कि इसको सदमा लगा है, शायद कोई जो सदमा है या फिर दौरे का कोई इफ़ेक्ट जो होगा वो इसके दिमाग तक पहुंचा होगा, थोड़ा इसको रेस्ट करने देते हैं। इधर वैद्य जी भी बोलते हैं कि ये दौरे के किसी इफ़ेक्ट की वजह से हो रहा है, ये कुछ दिन में नॉर्मल हो जाएगी। अब जैसे ही सुमित्रा को होश आया, मतलब जब डेथ के बाद से जब जैसे ही वो होश में आई, उसका बिहेवियर पूरा चेंज हो चुका था। अगले दिन सुमित्रा उठती है, पूजा पाठ करती है और मतलब जैसे एक ब्राह्मण ख़ानदान में लोग रहते हैं उस तरीके से वो अपने दिनचर्या को आगे बढ़ाती है। इधर लोगों को लग रहा है कि ये कोई मतलब मेंटल इफ़ेक्ट होगा क्योंकि वो मौत से अभी जस्ट लड़के आई है। तो इधर लोग मतलब धीरे धीरे नॉर्मल होने लग जाते हैं। और सुमित्रा भी रोज़ एक काम करती कि एक चिट्ठी जो है वो लिख के अपने पति को दिया करती कि जाओ इसको पोस्ट करके आ जाओ। अब रोचक बात यह है कि सुमित्रा पढ़ी लिखी ही नहीं थी, मतलब पढ़ी थी, 2-1 क्लास पढ़ी थी, पर वो उतनी अच्छे तरीके से नहीं पढ़ी थी कि वो लेटर एक लिख पाए, उसको पोस्ट करवा पाए, उस पर डाक टिकट लगेगा, क्या लगेगा, ये सब उसे नहीं पता था। गरीब परिवार से थी। तो उसका पति भी प्रेम के वश में उससे लेटर को रोज़ जो जैसे सुमित्रा लिख के देती वो पोस्ट करके आ जाता। अब ये सिलसिला चलता रहा। 19 जो जुलाई है, जब सुमित्रा 45 मिनट के लिए मरी थी,
उसके बाद से धीरे धीरे अगस्त भी निकल जाता है, सितंबर भी चला जाता है। तारीख आती है 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर को ये जो गांव है शरीफपुरा, इसमें एक शख्स आता है और अपने साथ एक सूटकेस लेके आता है और आके बोलता है कि यहाँ पे कोई एक औरत है क्या जिसका व्यवहार जो है वो काफ़ी मतलब बदला हुआ है, एबनॉर्मल जो व्यवहार है वो एबनॉर्मल है। तो लोग बोलते हैं हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? बोला मैं डिबियापुर से आया हूँ और मेरा नाम राम सिया त्रिपाठी है और कोई एक लड़की है जो मुझे पिछले 3 महीने से लेटर लिख रही है। पहले मैंने सोचा कि कोई मजाक कर रहा है मेरे साथ में, और वो लेटर में मुझे अपना पिता कह रही है और मेरी बेटी बता रही है अपने आप को। तो लोग उसको लेके जाते हैं सुमित्रा के पास में। सुमित्रा जैसे ही उसके पास में ये पहुंचते हैं राम सिया त्रिपाठी, तो उनको वो भाग के गले लगा लेती है, बोलती है पिताजी मैं आपको कब से लेटर लिख रही थी, आप अब आए हैं। इधर राम सिया त्रिपाठी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। वो जो ब्रीफ केस लेके आए थे, उस ब्रीफ केस में वो एक एल्बम भी लेके आए हैं। तो उन्होंने एल्बम निकाली, बोला कि अच्छा तो तुम मेरी बेटी हो, तो और अपना नाम वो जो है सुमित्रा जो है अपना नाम राम सिया त्रिपाठी की बेटी के तौर पे बता रही है। अब धीरे धीरे ये होता है कि वो निकालते हैं, एल्बम निकालते हैं। अच्छा ठीक है, तुम हमारी बेटी हो तो बताओ कि ये कौन है। तो एक शख्स पे जब राम सिया त्रिपाठी उंगली रखते हैं तो बोलती है कि इनका नाम छेदीलाल है। अब उसी में जो उनकी बेटी है उसकी फ़ोटो होती है। बोली ये मैं हूँ शिवा, ये मैं हूँ शिवा। और भी लोगों के बारे में पूछते हैं तो एक औरत को बोलती है ये मेरी माँ है, ये आप हो, यानी कि राम सिया त्रिपाठी। इसके सास ससुर को पहचानती है। परंतु ये एक औरत पे जब राम सिया त्रिपाठी उंगली रखते हैं तो जो शिवा है वो एकदम डर जाती है, कुछ बोलती नहीं है। अब राम सिया त्रिपाठी पूछते हैं कि अच्छा तो बताओ ये कौन है। तो जो शिवा है यानी कि सुमित्रा, वो बोलती है कि ये मेरी ननद है और इसने मेरे सर पे पत्थर मार के मेरी हत्या की थी। तो इधर जब सब लोगों के सही सही उसने नाम बताए, इधर वो जो शिवा है यानी कि सुमित्रा बोल रही है कि पिताजी आप मेरी हैंडराइटिंग नहीं पहचानते क्या। तो राम सिया त्रिपाठी अब अपनी जो दिमाग है उस पर थोड़ा जोर लगाते हैं और सोचते हैं कि हाँ, अगर कुछ चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो जो शिवा की राइटिंग है वो जो सुमित्रा ने लेटर लिखे हैं उनसे बिल्कुल हूबहू मैच करती है। अब इधर गांव वाले समझ ही नहीं पा रहे हैं, जगदीश कुछ नहीं समझ पा रहे हैं कि हो क्या रहा है। तो अब राम सिया त्रिपाठी बताते हैं, बोला कि 1962 में उनकी बेटी यानी शिवा का जन्म हुआ था। उसके बाद उन्होंने उसकी पढ़ाई लिखाई कराई और उसको ग्रेजुएट कर दिया था उन्होंने पढ़ा लिखा कर। उसके बाद में 18 साल की उम्र में उन्होंने ये जो छेदीलाल हैं इनसे शादी कर दी। अब छेदीलाल का जो परिवार था उसमें पूरे ख़ानदान में उनके में कोई 12वीं पास भी नहीं था और जो शिवा है वो ग्रेजुएट थी। इधर जो ये राम सिया त्रिपाठी हैं वो प्रोफेसर हैं कॉलेज के। तो जो डॉरी का जो केस है वो भी चलता रहता है कि इनके पास पैसा होगा तो वो पैसे का बार बार डिमांड करते रहते हैं। इधर उसकी जब शादी हो जाती है शिवा की तो उसके 2 बच्चे हो जाते हैं, रिंकू और टिंकू, 5 साल के अंदर। पर वो जो बच्चों का जन्म लेने का जो इफ़ेक्ट है उसकी ज़िंदगी पे नहीं आता, क्योंकि डॉरी की वजह से उसके जो वैवाहिक जीवन जो है वो बड़ी अशांति में गुजर रहा था। तो ये सब चल रहा होता है। तभी राम सिया त्रिपाठी को उनके ही एक जो रिलेटिव हैं वो बताते हैं कि जो शिवा है उसने 16 जुलाई को सुसाइड कर लिया है। अब आप याद करें तो 16 जुलाई वही तारीख है जिसमें सुमित्रा ने अपनी जो मौत की प्रेडिक्शन करी थी कि भाई मैं 3 दिन बाद में मर जाऊंगी। तो जब ये सब होता है तो राम सिया त्रिपाठी शिवा के ससुराल में पहुंचते हैं। अब ससुराल में जाके देखते हैं कि रेलवे ट्रैक पे जो शिवा है उसकी बॉडी पड़ी हुई है,
परंतु ऐसा कोई कटने का, ट्रेन से कटने का ऐसा कोई साइन नहीं है, बस एक सर पे चोट का निशान है और पूरी बॉडी इंटैक्ट है। तो उस टाइम पे इतनी ज़्यादा जो पुलिस थी, उतने टेक्निकल जो एड्स थे वो थे नहीं आज के ज़माने में जो हैं। आज तो टेक्निकली पुलिस बहुत साउंड हो चुकी है, तो किसी भी क्रिमिनल का आराम से बच जाना बहुत इम्पॉसिबल है। तो पुलिस भी इसको आत्महत्या का रूप मानती है, क्योंकि जो शिवा के घर वाले हैं वो उनको स्टोरी बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे घर में एक लड़ाई हुई थी, लड़ाई होने के बाद में शिवा जो है अपने घर से निकल गई, उसके बाद में उसकी बॉडी हमें रेलवे ट्रैक पे मिली, जिसने सुसाइड कर लिया। पुलिस भी ये सुसाइड वाली थ्योरी पे ही बिलीव कर लेती है। अब इधर जैसे ही ये पूरा हुआ, वाक़या हुआ, तो राम सिया त्रिपाठी सुमित्रा को बोलते हैं चलो, तो वो उन्हें घर पे लेके आते हैं। वहाँ पे रिंकू टिंकू उसके दोनों बच्चे होते हैं, उनको वो भक्कर मतलब गले से लगा लेती है। अब जो शिवा है यानी कि सुमित्रा, वो ये सोच रही है कि मेरे जो पति हैं यानी जगदीश, हालांकि वो गरीब हैं परंतु जो प्यार है वो बहुत अच्छा करते हैं मेरे से, और जो बच्चा है वहाँ पे भी, तो सोच समझकर जगदीश के पास में ही शिफ्ट हो जाती है और अपने दोनों बच्चों को ले आती है, रिंकू और टिंकू को, उनके साथ रहने लग जाती है बढ़िया। अब धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो चर्चा है कि मतलब पुनर्जन्म हुआ और शिवा ने दोबारा से जन्म लिया सुमित्रा के रूप में, सुमित्रा के शरीर में आई, मतलब उसी की बॉडी में अब रह रही है, सुमित्रा मर चुकी है, अब तो सोनू मतलब शिवा जिंदा है। तो ये सब कहानी धीरे धीरे फैलने लग जाती है। तो अमेरिका की एक वर्जीनिया यूनिवर्सिटी है, वहाँ से कुछ प्रोफेसर इस कहानी की जो सच्चाई है उसको जानने के लिए आते हैं। जब वो कुछ चीज़ों को वेरीफाई करते हैं, जैसे कि सुमित्रा का पढ़ा लिखा ना होना, और अभी जब से वो ज़िंदा हुई है तब से वो अच्छी तरीके से पढ़ पा रही है, लिख पा रही है, बोल पा रही है। दूसरी चीज़ें कि उसका सबको आइडेंटिफाई करना, मौत की अपनी भविष्यवाणी करना, तो उस पर लगभग उन्होंने 2-2.5 साल रिसर्च करी वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसरों ने। उसके बाद में उन्होंने एक सर्टिफिकेट दिया, मतलब सुमित्रा रूपी शिवा को, कि भाई आप ये जो कहानी है पुनर्जन्म की वो एकदम वेरीफाइड है, और ये पहली बार साइंटिस्टों ने माना कि हाँ, ये जो पुनर्जन्म की जो घटना है जो हुई है, जिसको सुमित्रा बता रही है, अपने आप को शिवा बता रही है, वो एकदम सच्ची है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी यह हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ऐसी ही रोचक वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।